जैसे तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसा मुन्ना मुन्नी तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही डिट्टो एग्जाम में तुम्हें लिखा मिलेगा हिंदी इंग्लिश का। इसलिए पेपर भी कैसे बनाया है पुष्पा, हिंदी इंग्लिश स्टाइल में बनाया है। 34 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हर एक के सामने अंक दिए होंगे, राइट। अगर लिखा है ब्रीफ में तो इसका मतलब टू द पॉइंट लिखना है, लंबी चौड़ी कहानी निबंध नहीं लिख के आना है। फिर एक बात का खास ध्यान रखना है, 3 मार्क्स का पेपर है तो इतने वर्ड्स में हो जाना चाहिए। इतने वर्ड्स में मतलब मोटा मोटी आधे पेज में तुम है ना लिख सकते हो, है ना, प्रेजेंटेशन बढ़िया सी बनाकर। तो इन वर्ड्स का खास ध्यान रखेंगे जब भी आप पूरा का पूरा मॉक पेपर देंगे, है ना। तो लिखते टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि मेरे वर्ड लिमिट कितनी है। तो घर पे आप बैठे होते हो, एक 3 नंबर का क्वेश्चन उठाया, लिखा, फिर अपने वर्ड्स काउंट कर लिए, है ना। तो 75 से 50 के बीच में अगर आपके वर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट आंसर है, एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 4 मार्क्स में 150 और 6 मार्क्स में 200। इसका मतलब क्या पता लगा सर, इसका मतलब हमें यह पता लगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। क्या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं आएगा। या तो एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, ठीक है, या फिर 3 मार्क्स का मिलेगा, 4 मार्क्स का मिलेगा, 6 मार्क्स का मिलेगा। यानी कि 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई इस बार नहीं देता। पहले जब एग्जाम थे पिछले सालों में, तो पिछले सालों में 2 मार्क्स के भी आते थे और 5 के भी आ जाते थे, राइट। तो इस बार पैटर्न चेंज किया, राइट। और पहले जो 20 है 80 नंबर के पेपर में पहले 20 क्वेश्चन हमेशा क्या होने वाले हैं आपके, हाँ, तो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे सर, एमसीक्यू होंगे। क्या इनमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं, है ना, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्का भी लगाया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ये करके भी लगाया, जय माता दी भी करा, है ना, तो भी आप लगा सकते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अच्छी बात है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप 20 में से 20 लाएंगे तभी आपका 100 में से 100 का सपना पूरा होगा। 100 में से 100 का सपना पूरा करने के लिए हमें अपने दिमाग की बात याद रखनी है, क्या सर, क्या याद रखना है, कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, एक भी नंबर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, खासकर एमसीक्यू में, है ना, और प्रेजेंटेशन जबरदस्त करनी है, राइट। तो चलो, जब आपका एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो भैया वो हिंदी में भी लिखा होगा और अंग्रेजी में भी लिखा होगा। आपको पेपर किस में देना है, इंग्लिश में देना है, तो आप इस पे फोकस करेंगे, हिंदी का वर्ड का टाइम पास नहीं करेंगे। अरे हिंदी में देखो क्या लिखा है, अरे प्रमुख, अच्छा लीडिंग मतलब प्रमुख होता है, आज पता लगा हिंदी के पेपर में काम आएगा मेरे बहन, है कि नहीं बात, अच्छा, अरे 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 अरे, ठीक है ना, राइट। तो भैया साफ सफाई, डिसइंफेक्शन, अरे मुझे पता नहीं था इसका मतलब, अरे इसका मतलब कीटाणु नहीं तो होता है, ओहो अब पता लगा, लिख लेती हूँ, है ना। तो भैया टाइम पास मत करना, 3 घंटे का पेपर है, 6 घंटे का नाम भैया कि मैं वोकैबुलरी, हिंदी, वर्ड मीनिंग, है ना, इन सब बातों का राइट ध्यान रखूंगी, है ना, या बात समझ में आई। तो सीधा सीधा हिंदी वालों को क्या करना है सर, इग्नोर करना है, इग्नोर मानना है, अंग्रेजी पे फोकस करना है। तो सर अब आप एक एक करके धीरे धीरे मुझे बताएंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना, गाना गाते हुए धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, जल्दी बताएंगे, है ना। अगर आप यहाँ पे 1 घंटे में डिस्कस कर पा रहे हैं तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप 3 घंटे में वहां लिख भी पाएंगे। अगर आप अपने दिमाग में फ्रेमिंग क्वेश्चन की कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो इसका मतलब फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि मुझे उसे प्रेजेंटेशन से लिखना कैसे है। अच्छा एमसीक्यू में तो मुझे लगता है कि 20 मार्क्स में आप 20 मिनट लगा दो, ये तो भैया बहुत नाइंसाफी है ना। मुझे लगता है एमसीक्यू का पेपर ऐसा है कि जो छोटा क्वेश्चन है वो आपका 1 मिनट भी नहीं लेना चाहिए, 1 मिनट से कम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया मैं एमसीक्यू में 20 मार्क्स में 1 मिनट लगा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, एमसीक्यू जल्दी करूंगा तो लेंथी क्वेश्चन में मेरा क्या होगा, लिखने का टाइम, प्रेजेंट करने का टाइम, कार्टून प्रेजेंटेशन बनाना, है ना, डायग्राम बनाना, इस तरह के बनाने का टाइम मुझे मिलेगा। तो एमसीक्यू को बहुत अच्छे से आप फोकस कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको कीवर्ड सिखाए हैं। अब पहला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 से पता लग रहा है ना। शिफ्ट, अब वो क्या कर रहे हैं, पहले नॉर्मल था, ठीक है, राइट, रिसेंटली क्या इंट्रोड्यूस किया, रोबोटिक, यानी कि अब आपको काम करने की जरूरत है, रोबोट काम करेगा। तो बताओ आंसर क्या होगा सर, हाँ बिल्कुल सही बात, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, है कि नहीं बात, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, बिल्कुल, है ना। यानी आपको सिर्फ कीवर्ड पे फोकस करना है, कीवर्ड पे फोकस करना है, ठीक है ना, राइट। अगला अगला क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस थ्रू विच इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली रिसोर्सेज। उरी दादा क्या है सर, ये डेफिनेशन है, किसकी है, हाँ नलायको, अपनी बुक का पहला पेज, अपनी बुक का जो तुम्हें मैंने अपनी बुक दी उसका पहले पेज का पहली लाइन ये लिखी है, इफेक्टिवली, है ना, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ये 2 वर्ड आप कहां पढ़ते हो, ये मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है ना, राइट। प्लानिंग है नहीं, ऑर्गेनाइजिंग है नहीं। अच्छा तुम ऐसे भी सोच सकते हो, क्या ये डेफिनेशन प्लानिंग में होती है, क्या ये ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, नहीं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं तो मतलब
मैनेजमेंट। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन पढ़ के भी हमें अंदाजा मिल जाता है। 3 बताएंगे सर, 3 बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूरब जी, भास्कर जी, बहुत बढ़िया पांडे जी। विच करेक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, बोलो। ये लिखवाया तुम्हें मैंने अपने हाथों से, प्यार भरे हाथों से। डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ऑनलाइन वाले बालक, बहुत बढ़िया पूरब भैया, केटनर की डेफिनेशन है, बिल्कुल सही पकड़े। जल्दी बताएं। कुछ बालक कह रहे हैं अनसर्टेन, कुछ बालक कह रहे हैं इंटररिलेटेड, कुछ बालक कह रहे हैं रिलेटिविटी, है ना। अनुराग भैया ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया, 1 नंबर बच गया भैया तुम्हारा, रिलेटिविटी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिविटी। यानी कि इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन हुई तो इस पर स्टार लगाएंगे, चांद तारे लगाएंगे, है ना, खतरा बनाएंगे कि भैया डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, है ना, राइट। रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट होता है। फोर्थ बताएंगे सर, ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सोसाइटी। उदी दादा, हाँ, तो सही, तो टुच्ची बात है सर, टुच्चा क्वेश्चन, टुच्ची बात सर। सोसाइटी के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं तो वो क्या है सर, सोशल ऑब्जेक्टिव। ये तो आसानी से पहचान लोगे तुम। बोलो सर, समझ गए सर, मजा आ गया सर। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। फेयोल ने स्ट्रेस दिया है, फेयोल ने स्ट्रेस दिया है ना, कि एफिशिएंट वर्कर को दिमाग में जरा सी भी फियर नहीं होना चाहिए कि मेरी जॉब निकल जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है सर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि उसको उचित समय देना, एडजस्ट होने का, सेटल होने का अपनी जॉब में। ठीक है, राइट। अगली बात सर, ये सही पहचाना। 6 पॉइंट पे आएंगे सर, 6 पॉइंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स। नशे में मुन्नी, नॉट बोल रहा है वो, नॉट। क्वेश्चन मत पढ़ लेना होश में। मेरे नलायक को चार्ट ना बता तुम्हारे में भैया। 2 तरह की फोर्सेस थी, जर्नल फोर्स, और ये डायग्राम भी बनवाया मैंने तुम्हें क्लास में, और स्पेसिफिक फोर्स। जर्नल फोर्स कौन सी होती है, SLEPT। स्पेसिफिक फोर्स का भी हमने क्या किया था, एक कोड लिखा था। तो यानी कि SLEPT क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं, जर्नल होता है। टेक्नोलॉजी जर्नल फोर्स होता है जो पूरी दुनिया पे ऐसा लगता है। स्पेसिफिक कौन सा होता है, जो मेरे बिजनेस पे लगता है, ऑन माय बिजनेस, जो मेरे बिजनेस पे लगेगा वो स्पेसिफिक फोर्स होगा, है कि नहीं बात, राइट। तो आंसर क्या है सर, टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, रोहन भैया, पीयूष भैया, पूरब भैया, बिल्कुल सही बात बताई आपने। ठीक है ना। 7 पॉइंट पे आएंगे। डेफिनेशन है, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट विच इंफ्लॉड नो कंफ्लिक्ट, क्वांटिटी, टाइम, हाँ। यानी कि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सर, कौन सी, कोऑर्डिनेशन। उसमें ही ये लिखा था डेफिनेशन में, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड डिपार्टमेंट। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैन, मनी, मटेरियल, ये सब रिसोर्सेज होते हैं ना, इनको सीक्वेंस में लाना है। तो सीक्वेंस में लाना है तो भैया बताओ प्लानिंग कैसे हो जाएगा, है ना, कंट्रोलिंग कैसे हो जाएगा। कंफ्यूजन होनी चाहिए मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन में, है ना। तो ये डेफिनेशन किस बात का इंटरप्रिटेशन है, हाँ, कोऑर्डिनेशन का इंटरप्रिटेशन है, कोऑर्डिनेशन का इंटरप्रिटेशन है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई, बोलो समझ गए सर। तो ये 2 क्वेश्चन लगे अभी तक हमें जिन पे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हुई, तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़े होंगे। 8 बताओ। ध्यान से पढ़ेंगे मुन्ना मुन्नी। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर पूछ रहा है। स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, हाँ, यानी मुझे बताया जब स्ट्रक्चर की बात आती है, एक होता है FS और एक होता है DS, यानी कि फॉर्मल
और इनफॉर्मल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछा तो क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। बोलो, डिसएडवांटेज ऑफ परसुइंग डिपार्टमेंट इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट लीडिंग टू फंक्शन एम्पायर वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फंक्शन मे बी ओवर एम्फेसिस। अरे भैया, हाँ तो भैया फंक्शनल एम्पायर मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करते हैं वो इग्नोर करते हैं, और किसके बारे में सोचते हैं कि मेरा हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, राइट, यानी कि सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं वो फंक्शंस के बारे में सोचते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना वो हमेशा ओवर एम्फेसिस रहे, वही हमेशा ऊपर रहे। डिपार्टमेंट फंक्शन बोले तो यहाँ डिपार्टमेंट, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है ना, इसमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ा। 9th बताएंगे सर, बहुत बढ़िया। कौन सा स्टेप है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, यानी फंक्शन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो पूछ रहे हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में किस स्टेप की बात चल रही है। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ फंक्शन। ये क्या लिखा है, सेट द 1,00,000 किराना स्टोर, तो सेट द 1,00,000 किराना स्टोर इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। समझ में आई बात, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, पूछ क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 10th बताएंगे सर, मैन्युफैक्चर इंक्रीज, अरे भैया ये तुम्हें क्लास में मैंने 100 बार लिखवाया है, 100 बार मैंने तुम्हें बोला है कि भैया ये तो वो एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आना ही आना है, और इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, इस बार का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हाँ मुन्नी बिल्कुल सही बोली, क्या बोली सर, सीपीसी। और याद रखना ये इस बार का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में, क्योंकि पिछले साल तक जब कोर्स कम किया गया था तो कोर्स कम में क्या था, ये हटा दिया गया था। तो इस बार का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम का, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, ये क्वेश्चन है, राइट। और सीपीसी और एमबीई, सीपीसी और एमबीई ये तो बहुत कॉमन है जो पूछे जाना चाहिए 3 मार्क्स में भी, है ना। 11 बताएंगे सर, 11 staffing is the most sensitive function, staffing is the part of selection, staffing is the part of selection, selection है, staffing is the most sensitive function of management। क्यों नहीं, तो फंक्शन तो और भी सारे हो सकते हैं, तो फिर तुम दोनों बोथ स्टेटमेंट करेक्ट कह रहे हो। यानी तुम कह रहे हो ए और बी में से चूज करना है ना। ए और डी में से चूज करना है। चलो ऑनलाइन वाले बालक देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कुछ बालक ए नो सिलेक्शन इज द पार्ट ऑफ स्टाफिंग। भाई स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन इज द पार्ट ऑफ स्टाफिंग, तो ये तो मुझे पता है सिलेक्शन, क्योंकि हम स्टाफिंग के अंदर ही स्टेप पढ़ते हैं एमआरपी टू पीसी, तो सिलेक्शन उसमें ही होता है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, स्टाफिंग इज द मोस्ट सेंसिटिव फंक्शन, नहीं फंक्शन तो सारे सेंसिटिव होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी कंट्रोलिंग भी, है ना। तो बेस्ट आंसर होना चाहिए, सॉरी बेस्ट आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट हाँ ये वाला ए, है ना, राइट। स्टाफिंग हाँ मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, ए
हाँ, स्टाफिंग सेंसिटिव फंक्शन भी होता है ना। ए मेरे को बेस्ट लग। हाँ, 12 पे आते हैं, 12 पे। क्या लिखा है? प्रपोर्शन ऑफ ओनर फंड और बोरोड फंड। कौन सा डिसीजन होता है? कैपिटल बस्टिंग, इन्वेस्टमेंट। हाँ, फाइनेंसिंग डिसीजन, बिल्कुल सही बात। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम पढ़ते हैं डेट इक्विटी रेशियो। याद आ गई बात? कितना डेट और कितना इक्विटी। डेट को आप क्या बोलते हो? बोरोड फंड। इक्विटी को क्या बोलते हो? ओनर। हाँ, सही बात, सही पकड़े हैं। 13 बताएंगे। 13 होने लगा हूं। 13 बताओ। शॉर्ट टर्म बाय गवर्नमेंट। अरे दादा, कीवर्ड सीक्रेट वर्ड है ये। गवर्नमेंट कौन सा खरीदती है? हाँ, तो भैया इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट हमारे उसमें ट्रेजरी बिल खरीदती थी। ठीक है मुन्ना मुन्नी, बहुत बढ़िया। 14 बताएंगे। बिल्कुल सही। सीक्रेट वर्ड क्या है? फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। याद है क्या? सीक्रेट वर्ड में लिखवा रखा है, सीक्रेट वर्ड याद रखना। फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत बढ़िया। 15 16। बिल्कुल सही। फिल इन द ब्लैंक बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्रिएशन एंड एक्शन बिल्कुल सही पकड़े हैं। है कि नहीं बात? ये डेफिनेशन में हमारी बुक में साफ साफ वर्ड लिखा है। 16 बताएंगे। बिल्कुल सही। बताओ किस लाइन से पता लगा? इससे क्या पता लगता है सर? कि ये हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस है। बहुत बढ़िया। लाके तो बता दोगे। बहुत बढ़िया। जो ट्यूब आती है, ट्यूब है ना, वो कौन सी पैकिंग होती है? ट्यूब इज प्राइमरी पैकिंग। ठीक है। हाँ, 18 बताएंगे। 18 राइट। हाँ, बिल्कुल सही सर। बोलो। अरे नलायको। अवेलेबल, राइट टाइम, राइट प्लेस, अवेलेबल विदाउट एनी चेंज। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउसिंग में तो स्टोर होता है। बहुत बढ़िया। मैच द कॉलम, मजा ही आ गया सर। ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये रहा। ऑप्शन बताओ कौन सा आएगा सर? एक बालक कह रहा है ए का सेकंड है। चलो, और बी का फर्स्ट। ये मैच कर रहा है। बिल्कुल सामने लिखा है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन मार्केटिंग। बिल्कुल सही। सेल्स वॉल्यूम, सेलिंग कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही। और प्रोडक्ट का क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब क्वालिटी। बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा हमारा शी। ठीक है, सही बालक बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑनलाइन पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑफलाइन के भी सही कह रहे हैं। सी बालक, सी 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 बिल्कुल सही। आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, और दादा थोड़ा बड़ा सा है, पहले ऊपर से पढ़ लेंगे ना। मानव ऑलवेज वेंट टू स्पेसिफिक शॉप, कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल दोनों गुड्स लेता है। बहुत सारे प्रोडक्ट उससे दिखाए गए हैं, ठीक है ना। बट जिस शॉप पे वो गया है वो क्वाइट फार फ्रॉम द रेजिडेंट, बहुत दूर है। ठीक है, टाइम लगता है आने जाने में। आगे पढ़ के मुझे बताओ कौन सा राइट है ना मानव ने एक्सरसाइज किया, हैड एक्सरसाइज्ड। पक्का? ऑनलाइन वाले बालक, राइट टू सेफ्टी, रिड्रेसल, चूज या नन। हाँ, बिल्कुल सही बात। सभी बालक बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। किस लाइन से पता लगा? किस लाइन से पता लगा? हाँ,
कौन सी लाइन सर? ये डिफरेंट ब्रांड डिस्प्लेड, ठीक है, यानी आपके पास बहुत सारे ब्रांड में से चॉइस है, तो आंसर होगा राइट टू चूज। तो 20 में से 20 पक्के होने चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम अच्छे से जानते हो। 3 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमने पढ़ा था, है ना, आई लव मैकडी पर एग बर्गर। कोई से भी उसमें 3 फीचर आप लिख सकते हैं। 3 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एग्जाम्पल लिखेंगे मुंबई डब्बा वाला, याद आ गया? मुंबई डब्बा वाला का एग्जाम्पल लिख के आप क्या लिख सकते हैं इसमें? सर हमने इसका कोड याद किया था, सारी कोऑर्डिनेशन गप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, है ना, डेलिब्रेट फंक्शन, याद आ गया? इनमें से कोई भी 3 आप लिखेंगे, बहुत बढ़िया लिखेंगे, एक सीपी जरूर बनाना है, ठीक है, राइट, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में एक सीपी होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा एग्जाम में तो मैं पहले कैसे लिखूंगा? मान लो आई लव मैकडी पे एग बर्गर मुझे लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जो क्वेश्चन की हेडिंग डालूंगा, बताओ कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 21। तो पहले मैं क्वेश्चन की हेडिंग हमेशा मिडिल पे लिखूंगा, मैंने तुमसे कई बार डिस्कस भी किया है, तो मैं लिखूंगा आंसर नंबर 21, कम से कम 2 लाइन बड़ा बड़ा लिखूंगा, ताकि एग्जामिनर की आंखों में चश्मे लग रहे हैं ना बाबू भैया वाले, देवा रे देवा, आंखें गोल गोल घूम रही बाबू भैया की, ताकि उनको बाबू भैया को क्या करें, दिख जाए। हर एक एग्जामिनर को बाबू भैया सोचना है, एक तो बिना चश्मे के दिखेगा ही ना, चश्मे भी इतना मोटा मोटा होगा। यहां लिख दिया, फिर क्या डाला, यहां पे लिखा 3 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में फिर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा। पहले मान लो एक लिखा आपने परवेसिव, है ना, एक लिखा आपने डायनामिक, जिसमें मैंने मैकडी वाला एग्जांपल लिखा, है ना, राइट, और एक लिखा आपने हाँ इंटेंजिबल, जिसमें आपने लिखा कि भैया आप महसूस कर सकते हैं, एम्प्लॉयज आर हैप्पी वाली, है ना, इंटेंजिबल। फिर आप चाहे इसे रंग भरे बादल से, है ना, गाना गाते हुए बादलों में इसे पैक कर दें, राइट, और फिर यहां से आप पहला पॉइंट लिखना शुरू करें, जैसे मैंने आपको बताया, है ना, राइट, प्रेजेंटेशन टेबुलर। तो पॉइंट नंबर 1 परवेसिव डाला, परवेसिव डालने के बाद यहां आपने उसके बारे में लिख दिया और साथ में एग्जाम्पल लिखा। पॉइंट नंबर 2 लिखा डायनामिक, डायनामिक डाला, फिर यहां पे उसके बारे में डेटा लिखा और मैकडी का एग्जाम्पल लिख दिया, राइट। इस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन देनी है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन देनी है। नंबर पाने है तो थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में टाइम लगता है। एक बार लगा घसीटे मार रहा है और एक तुम इसको प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हो, तो घसीटे मारने वाले को नंबर कम मिलेंगे, उसका पेपर टाइम से पहले हो जाएगा। हमारा पेपर बिल्कुल ऑन डॉट टाइम पे होगा, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन में हमने टाइम लगाना है, तो प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, तभी भैया जो दिखता है वो बिकता है। पहले मैं केक खरीदता हूं, क्यों? उसे देखकर, और उसके बाद चख के पता लगता है मजा ना आया। तो दिखने वाली चीज क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाने वाली चीज तो तुम्हें आती है अच्छे से, दिखाओगे तो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए और खाने में भी अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से मैं थ्योरी क्वेश्चन को प्रेजेंट करूंगा, इस तरीके से मैं थ्योरी क्वेश्चन को प्रेजेंट करूंगा, फ्लो चार्ट के जरिए और फिर प्रॉपर हेडिंग के जरिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। धोनी आ गए, धोनी लीडरशिप, हाँ लीडरशिप स्टाइल कौन सा है सर, किस लाइन से पता लग रहा है, बताओ मुझे। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, तो ये कौन सा आंसर हुआ सर, डेमोक्रेटिक। फिर इसमें से 2 मेरिट बता देने, 2 मेरिट आप बता सकते हो, है ना, नोट्स में तुम्हारे लिखे, मैंने तुम्हें लिखवाया भी है। हाई मॉरल होता है, ठीक है, और सबसे एक हम टीम का हिस्सा मानते हैं खुद को। लॉयल्टी क्या होती है, हाई होती है एम्प्लॉय की। मोर एफिशिएंट और मोर प्रोडक्टिविटी होती है कि नहीं? बात समझ में आ गई? ये सब आप कुछ भी लिख सकते हैं। 23 पढ़ेंगे मुन्ना। हाँ एग्जाम्पल नारायण मूर्ति, सही कह रहे हो। किस लाइन से पता लग रहा है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पूछ रहा है आपसे। हाँ सबसे ज्यादा खतरनाक कीवर्ड है ये, ड्यूरिंग लंच। लंच नहीं होता, लंच, ड्यूरिंग लंच टाइम। पार्क नहीं होता, पार्क। दर्द, बिस्किट नहीं, बिस्कुट। और दर्द नहीं, दर्द।
एग्री बात, राइट। तो बताओ लंच टाइम से हमें कौन सी बात पता लगी सर? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और दो लिमिटेशन आप बता देंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, आपको बताइए, है ना, रूमर्स फैलता है, ठीक है ना, राइट। और देयर इज नो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कोई हायरार्की स्केलर चेन नहीं होती और रूमर ज्यादा फैलता है इनफॉर्मल में। अरे बॉस की भी बात की है राम, किसके साथ, याद आ गया वो? 23 आपने आसानी से पहचान लिया, प्रेजेंटेशन में बताया चुका। अरे 24 भी डायरेक्ट क्वेश्चन भैया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बता दो। अगर आपको लगता है मैं ये नहीं बता सकता तो क्योंकि इसमें चॉइस है, तो भैया मैं अगर एग्जाम में होऊंगा तो मैं 3 फैक्टर लिखूंगा कैपिटल स्ट्रक्चर के, क्योंकि 3 नंबर के मेरे पास 3 पॉइंट होंगे। यहां मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तो डेफिनेशन में 3 नंबर पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं 3 फैक्टर के 1 2 3 फैक्टर लिखूंगा तो यहां पे 3 नंबर पाना ज्यादा आसान होता है। इसलिए एग्जाम में मैं सेकंड वाला पॉइंट को प्रेफर करूंगा। और क्योंकि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताया था मैंने, और आपका इसका सीक्रेट कोड याद है, फटाफट, हाँ करेक्ट, फटाफट करेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर 2। हाँ भेलपुरी वाली फोटो लग रही थी उसमें, है ना, फटाफट करेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर 2। तो मैं सेकंड क्वेश्चन को प्रेफर करूंगा ताकि 3 नंबर में 3 पॉइंट मुझे अलग अलग मिल सके। क्वेश्चन नंबर 25 डायरेक्ट क्वेश्चन बताओ, और ये तो बहुत 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 ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए, एक्सपेक्टेड इन 2023 एग्जाम, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों में क्या नहीं था, पिछले 2-3 सालों में कोर्स में नहीं था, इसको कोर्स में अब डाला गया है। अब ये बताओ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रूल्स रेगुलेशन, है ना, स्टेट एनी 4 बैरियर टू कम्युनिकेट, 4 बैरियर आपको बताने, ठीक है ना, राइट। बताओ कौन कौन से? अरे भैया, अरे नलायको, वो कह रहा है ये कहां पढ़े हैं तुमने? स्ट्रक्चर से रिलेटेड बैरियर, रिलेशनशिप से रिलेटेड बैरियर, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड बैरियर, ये चारों बैरियर में से कौन सा बैरियर है नलायको? स्टेट एनी 4 बैरियर टू कम्युनिकेट विच आर कंसर्न विद, उस एक के 4 बताने हैं। हाँ भैया, रूल्स एंड रेगुलेशन और स्ट्रक्चर, इसके जो बैरियर होते हैं वो कौन से होते हैं सर? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के कोई भी क्या लिख दो सर, 4 पॉइंट लिख दें। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के 4 पॉइंट लिखे, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के 4 पॉइंट लिखे, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के मुन्ना मुन्नी 4 पॉइंट लिखे। समझ में आ गई बात? फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट है, तो भाई ये तो बहुत आसान है, इसका कोड याद आ रहा है। कम्युनिकेशन बैरियर को इंप्रूव करने के लिए 4 पॉइंट बता दो। नहीं, कालिया करे कुछ था, कालिया कालिया, इसका कोड मैंने लिखवाया था कालिया, छोटा भीम वाला, कालिया कालिया, ठीक है, शायद ये वाला कोड था, है ना। 26, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टाफिंग के प्रोसेस के पहले 4 स्टेप कौन से बताओ? पहला तो है वो एस्टिमेट मैन पावर, एस्टिमेट मैन पावर, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, और चौथा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन, मजा आ गया सर, पूरे नंबर मिलेंगे सर। प्रेजेंटेशन मैंने तुम्हें बता दी क्वेश्चन नंबर 20 में कैसे करनी है। भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से बताएंगे भास्कर जी को क्या पूछना चाह रहे हैं वो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है मुन्ना मुन्नी, ये पुष्पा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, यानी 1 मार्क्स ईच, 1 हर एक पार्ट का 1 नंबर आपको मिलेगा। ए बताएंगे सर, प्रोवाइड हायर रैंक विद ग्रेटर स्टेज, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे एरो बनवा रखा है, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे नहीं दे रहे? हायर पोजीशन मिल रही है आपको, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। तो पहला हो गया सर, अरे नलायक को हायर पोजीशन मतलब, हायर रैंक मतलब
प्रमोशन में है ना स्टेटस, स्टेटस भी लिख सकते हो और प्रमोशन भी लिख सकते हो, दोनों में से जो भी लिखोगे सही होगा, गलत नहीं होगा। ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क, ये कीवर्ड था, मोर ऑटोनॉमी और ग्रेटर वैरायटी। मोर ऑटोनॉमी और ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क क्या होता है सर? जॉब एनरिचमेंट। सॉरी, है ना, जॉब एनरिचमेंट। अगला क्या है? इट इन्वॉल्व एम्प्लॉय प्रोसेस डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं। कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है? अरे नलायको, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। किताब भैया 24 अभी वो वाला डायलॉग लगता है ना, दुल्हन पिताजी घर पे ही है, जैसे मर्जी खा ले पी ले रह ले, है ना, राइट, ससुराल चली जाएगी तो फिर टंटे ही होने हैं। तो दुल्हन पिताजी, दुल्हन क्या है? एक किताब है, 24 तारीख को विवाह हो जाएगा ना इसका, उसके बाद खोलने का फायदा नहीं है। अभी खोल के देख लो एक बार कि दोबारा रिवाइज हो जाएगा। कौन सा पेज अपने बुक का? पेज नंबर 83 में। अरे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, है ना। अगला डेवलपिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब मिल सके। हाँ, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कैरियर एडवांसमेंट बोलेंगे ना, है ना, जिससे स्किल नॉलेज इंप्रूव होती है ताकि आपको प्रमोशन हो सके। तो प्रोग्राम क्या होता है? कैरियर एडवांसमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, इसको एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, वैसे लिखा तो ये कि आइडेंटिफाई, पर एक लाइन लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे इसी को रिपीट कर देना ना। स्टेटस प्रमोशन शोज द हायर रैंकिंग और द एम्प्लॉय विद ग्रेटर स्किल एंड कैपेबिलिटी, इसी को लिख दो ना, एक लाइन रिपीट कर दो तो भैया ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने एक ही शब्द लिखा, बस मैंने एक शब्द लिख के इसी को रिपीट कर दिया। जॉब एनरिचमेंट इज द प्रोसेस वेयर, है ना, जॉब इज डिजाइन सच टाइप दैट स्किल एम्प्लॉय कैन गेट द ग्रेटर वर्क ऑफ वैरायटी, इसी को रिपीट करके लिख दो, एक एक लाइन भी हो जाएगी, नंबर ऐसा, और कॉन्फिडेंस भी आगे, नंबर मिल ही जाएंगे। और जो मैंने लिखा उसको अंडरलाइन कर दिया सर, है ना, ठीक है। पूरा भैया तुम्हारी बात ही कह रहा हूं मैं। 28 डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 फैक्टर बताओ वर्किंग कैपिटल के, कोड बताओ जल्दी। वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स का कोड क्या लिखवाया था? हाँ कोई नहीं, याद तो आया कम से कम, उसमें से 4 लिख दूंगा कोई भी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ बिल्कुल सही सर, ऑनलाइन वाले बालक तेज हो रहे हैं। संग, हाँ, संग साइकिल चलाओ में से कोई भी आप, है ना, लिख सकते हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन सर, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और फंक्शंस ऑफ सेबी। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन में क्या कोड था? स्टॉक एक्सचेंज से प्यारे जेम्स, इनमें से कोई भी आप 4 लिख दें। सेबी के फंक्शंस क्या थे सर? 4 रेगुलेटरी फंक्शन पूछ रहा है वो, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी फंक्शन आर आर आर, ठीक है ना, तो 3 लिख देंगे आप, 4 लिख देंगे चारों, ठीक है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन सर 4 कंज्यूमर राइट्स, हाँ बताओ जरा, कौन कौन से राइट लिख सकते हो तुम? सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल और चूज। इसका कोड ही क्या था राइट्स का? हाँ, राइट्स का कोड ही मैंने लिखवाया था सीक्रेट कोड तुम्हें, कि राइट का कोड ही क्या लिखेंगे सर? राइट्स, ठीक है, समझ गए ना बात? बढ़िया प्रेजेंटेशन से फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे सर। अब केस स्टडी अगली 31 पे देखेंगे सर। ध्यान से बताएंगे।
आइडेंटिफाई द फंक्शन, एक तो आपको बताना है कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, और उसकी 5 इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, या फिर ऊपर वाले में लोचा नजर आ रहा है तो इसमें भी आप आइडेंटिफाई डिफाइन करें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और उसके 4 स्टेप्स बता दो। तुम्हें बताओ, हमें तो दोनों सॉल्व करने हैं, हमें तो दोनों सॉल्व करने हैं। पहले फंक्शंस बताओ और इंपॉर्टेंस बताओ। पहले ऊपर वाले का बताओ। सर सबसे बड़ा सीक्रेट वर्ड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये किसमें पता लगता है सर हमें? तो इसका मतलब आंसर हुआ मेरा प्लानिंग। 1 नंबर का तो ये आंसर हो गया। अब मुझे 5 बताने, तो 5 मार्क्स की 5 इंपॉर्टेंस है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये ऐसे बनता है। जल्दी से बताओ प्लानिंग की इंपॉर्टेंस का कोड क्या लिखवाया था? हाँ, 5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का कोड था और रोडीज की स्पेलिंग गलत थी, रोडीज, याद आ गया? तो रोडीज में से कोई भी आप 5, है ना, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, स्टेप मत लिख देना। स्टेप था दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं, दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं, नहीं वो तो ऑर्गेनाइजिंग का था, सॉरी वो ऑर्गेनाइजिंग का था। हाँ, स्टेप था प्लानिंग का, स्टीव ओब्राइन डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन। हाँ सॉरी, स्टीव ओब्राइन डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन, ऑर्गेनाइजिंग का था वो, दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं ना। अब अगला देखते हैं, ये कीवर्ड क्या बताओ, ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये बिल्कुल डिट्टो वर्ड तुम्हें सीक्रेट वर्ड में लिखवा रखे हैं, ब्रिज द गैप, प्लानिंग। मैं कहां हूं और कहां जाना है ये भरना है, मैं कहां हूं आज, और है ना पता नहीं कितने नंबर आएंगे, लेकिन मुझे कहां जाना है, 100 में से 100 पे जाना है। तो ये बात किसकी लिखाई तुमने? प्लानिंग। अब तुम 4 स्टेप बता सकते हो? सर स्टीव ओब्रायन डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन। ठीक है, स्टीव से क्या बनेगा सर? हाँ, इससे है सर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, डी से डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएट द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, सिलेक्शन द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड फॉलो अप द एक्शन प्लान। एग्जाम्पल तो मैंने टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज और फ्लावर वाला लिखवाया था, वैलेंटाइन डे वाले दिन, त्योहार अभी त्योहार का हफ्ता चल ही रहा है ना, राइट, कि त्योहार पे एक अंकल जी ने सोचा कि इस बार गुलाब के साथ साथ, है ना, हाँ, गुड्डे भी बनाएंगे। ठीक है, और या तो मशीन से बनाऊंगा या फिर हैंडमेड टाई अप कर लूंगा। 2 ऑप्शन निकले, बेस्ट चूज किया, प्रोज एंड कॉन्स देखे, ये हम आराम से आप डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगता है बच्चों को ज्यादा जो याद रहेगा वो सेकंड वाला याद रहेगा, तो ये वाला हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके हमारे पास एग्जाम्पल भी है, कार्टून प्रेजेंटेशन भी है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है, फ्लो चार्ट भी है और एग्जाम्पल भी है। तो बेस्ट ये रहेगा, नंबर 6 में से 6 मिलेंगे इसमें। ठीक है ना, राइट। फिर से वही बात है, सर मैं कैसे लिखूंगा स्टेप, है ना, अगर मुझे स्टेप लिखने होंगे तो मैं पहले तो लिखूंगा आंसर नंबर कौन सा मेरा, ये आंसर नंबर 31। फिर मैं लिखूंगा स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। तो पहला स्टेप क्या लिखा, डायग्राम बनाकर, दूसरा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तीसरा आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, चौथा ये 4 लिखे। फिर इनको बादलों में बना दिया, है ना, बादल बादल लगा दिए। तो मैंने पहले ही, है ना, अपने आंसर में ये बता दिया कि मुझे 4 स्टेप की हेडिंग याद है। आधे नंबर तो 6 में से 3 मिल गए, है ना, राइट, 6 में से 3 तो मिल गए, क्योंकि प्लानिंग लिख दिया, स्टेप लिख दिया, तो 6 में से 3 नंबर पक्के हो गए हेडिंग के। फिर इसका कंटेंट मुझे लिखना है, कंटेंट आपको बताइए, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, फिर इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। अगर कोई पूछे भैया मैं कैसे लिखूंगा एग्जाम में, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, मैं पहले ऐसे बनाऊंगा, फिर ऐसे बनाऊंगा, यहां पे ऊपर हेडिंग डालूंगा स्टेप्स, यहां पे हेडिंग डालूंगा एक्सप्लेनेशन, स्टेप नंबर 1 2 3 4। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखूंगा, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, डेवलप प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, और फिर यहां उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ ठीक है ना मुन्ना मुन्नी, बढ़िया तरीके से इसको ऐसे हम लिख के आएंगे ताकि देखने वाले को बढ़िया लगे और हमें लिखने में मजा आए कि हाँ भाई हमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग से लिख रहे हैं। 32 सर, 32 आएगा सर,
है कि नहीं बात? वैलेंटाइन एग्जाम्पल याद है ना पूरा भैया? बहुत बढ़िया, ये जरूर याद रहेगा। बजरंग दल वाले नो, बजरंग दल वाले ना पड़ेगा तुम्हारे पीछे। सर 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 पॉइंट है, यानी समझ जाओ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 मार्क्स ईच। राधिका कहाँ काम करती हैं भाई? वो सीईओ है, क्या है? तो सीईओ अगर राधिका है तो इसका मतलब वो कहाँ काम कर रही है? बहुत बढ़िया। विपुल जी कहाँ काम कर रहे हैं? विपुल जी जो हैं, ओ सॉरी सॉरी, ये विपुल नहीं आएगा यहाँ, विकास आना चाहिए। तो नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है? विकास इज वर्किंग इन प्रोडक्शन मैनेजर। तो विकास जी कहाँ काम कर रहे हैं? प्रोडक्शन मैनेजर इज मिडिल लेवल, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ स्पेसिफिक डिग्री विपुल इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, है ना। दिस रिफ्लेक्ट द मैनेजमेंट डज नॉट स्ट्रिक्ट मीट द प्रोफेशन। बताओ कौन सा? यानी कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन तुम्हें BEAR भालू में से धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल दिया था कि धीरू भाई अंबानी के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन तब भी वो कंपनी के बेस्ट मैनेजर हुए, उन्होंने इंडिया की, वर्ल्ड की बहुत टॉप मोस्ट कंपनीज बनाई। हाँ, आंसर होगा सर कि आपके पास डिग्री जरूर हो लेकिन मैनेजमेंट के लिए आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, राइट। तो वो फीचर क्या है हमारा? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। बहुत बढ़िया। चौथा बताएंगे, प्रताप भैया किस लेवल पे काम कर रहे हैं? हाँ, लोअर लेवल क्या बोलते हो? सुपरविजरी लेवल। पांचवा बताएंगे, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर स्टेट एनी वन फंक्शन ऑफ विपुल। ये लो, हाँ, मोटिवेटिंग टू द एम्प्लॉय, यानी कोई भी कौन सा फंक्शन लिख दो सर? मिडिल लेवल का, एनी फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल, कोई भी मिडिल लेवल का एक फंक्शन आप लिख सकते हैं। और मैंने आपको कोड लिखवाया था मिडिल लेवल की पिक्स लो, है ना, मिडिल लेवल की पिक्स। प्रताप किस पे काम करता है? लोअर लेवल, है ना, राइट। हाँ, तो एनी वन फंक्शन ऑफ लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, कोई भी एक फंक्शन लिख दें आप। कैसे? क्वालिटी चेक, वेस्टेज, सेफ्टी, है ना। हाँ, राइट, ये लिख सकते हैं सर। एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, बताना जरा। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस नहीं सर, क्या मतलब? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? हाँ, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का मतलब नलायको पता नहीं, उल्टा सीधा मत लिखा ना। यहां ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मीन्स स्टेप्स। ऑर्गेनाइजिंग स्टेप बोलना। अरे अभी बताया मैंने तुम्हें, अरे बेटा, बड़े जो मैं दिल वाले दुल्हनिया, दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं। डी से बोलो, डी से। पहला होगा सर आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अगले डी से, हाँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगले डी से असाइन द ड्यूटी। और आर से
रिपोर्टिंग रिलेशन, रिपोर्टिंग रिलेशन। समझ गए मुन्ना मुन्नी? टुच्चा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। और 34 आखिरी खेल खत्म, पैसा हजम। मार्केटिंग के 6 फंक्शन लिख सकते हो आप। हाँ बहुत सारे जो फंक्शन है 6 लिख दो कोई भी जो मैंने कोड लिखवाया तुम्हें। व्हाट्सएप डीपी, इंस्टा डीपी, सब पर भारी, स्नैपचैट प्यारी, है ना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया व्हाट्सएप डीपी, इंस्टा डीपी, सब पर भारी, स्नैपचैट प्यारी, है ना, वैसे भी आसान है, प्रोडक्ट प्राइस सब चीजें उसमें आ जाती हैं। अगर तुम्हें लग रहा है प्राइस के बारे में बताना है तो प्राइस के बारे में बताओ और 5 फैक्टर बता दो। तो प्राइस के बारे में तुम्हें बताइए, है कि नहीं बात? तो प्राइस इज द, हमने क्या डेफिनेशन याद की थी? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बायर या कस्टमर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस या प्रोडक्ट और सर्विस। कोड बोलो जल्दी, 5 फैक्टर का कोड बोलो। कोड क्या लिखवाया था? कोड इसका शायद सीक्रेट, माई सीक्रेट कोड ऐसी कुछ लिखवाया था मैंने। प्राइस वाले टॉपिक में जाओ। हाँ तो इसका कोड था माई लीगल कोड, ठीक है ना। राइट, बोलना क्या क्या था? माई लीगल कोड, मार्केटिंग मेथड यूज, एल से लीगल, है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, है नहीं, माई लीगल कोड, ठीक है। और कोई भी 2-3 आप लिख ही दोगे। सी से प्रोडक्ट की कॉस्ट, है ना, राइट। और कंपटीटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइस, ये हमने कोड लिखे थे बहुत शानदार तरीके से। हाँ राइट, तो डी से डिमांड एंड यूटिलिटी। इस तरीके से हमें ये 5 बातें हमने लिख के आए थे, सीधा सीधा, बहुत आसान पेपर था। हाँ मैं जरूर मान रहा हूँ कि 5 नंबर का तुम्हें ऐसा मिलेगा जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। यानी 95 नंबर स्कोर करना मुश्किल नहीं, 95 से 5 की मेहनत है ना। जो हमने 2-3 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में देखी जो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट करा, और 1-2 क्वेश्चन हमने इसमें देखे। लेकिन अच्छी बात ये कि हमारे पास इसमें क्या है सर, चॉइसेस हैं, ठीक है, राइट। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, है कि नहीं बात? राइट, तो ये याद रखना भैया, सपने मेरे हैं तो हाँ मेहनत भी मेरी होगी। तुम्हारी जगह मैं पेपर नहीं दे सकता, है ना, और तुम्हारी जगह तुम्हारे घर वाले पेपर नहीं दे सकते। तो सपने मेरे हैं तो भैया मेहनत भी मेरी होगी, तो नाम भी मेरा होगा, है ना, राइट, और फ्यूचर भी मेरा ही होगा, राइट। तो सपने मेरे हैं तो भैया मेहनत भी मेरी होगी, कोई और आपको थाली में परोस के कोई कुछ नहीं देगा। बस 2-4 साल और है जो थाली में परोस के घर वाले तुम्हें खाना दे देंगे और पॉकेट मनी दे देंगे। लेकिन 4 साल के बाद तुम्हें खुद शर्म आएगी घर वालों से क्या मांगने में, पॉकेट मनी मांगने में। क्योंकि 4 साल के बाद तो ऐसा समय आना चाहिए कि मैं घर वालों को पॉकेट मनी देना शुरू कर दूं, है ना। मम्मी मेरी तरफ से रखो 2000 रुपए, खरीद लेना कुछ, है ना, 5000 रुपए रखो, खरीद लेना साड़ी वगैरह, ठीक है ना, राइट। मेकअप वेकअप कराया बहुत दिन से, बाल बाल सही नहीं हो रहे आपके, ये लो मेरी तरफ से 2000 रुपए, है ना, मेकअप करा के बड़ी जगह पे, तब तो मजा भी आए। लेकिन मैं 5 साल के बाद भी घर वालों के सामने हाथ फैला रहा हूं तो जिंदगी भर फिर हाथ फैलाने की आदत रह जाएगी, है ना, कुछ फायदा नहीं होगा। तो अपना जीवन है खुद ही गुजारना है, और ऐसे देश में गुजारना है जहां पे अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो बहुत कम समय के लिए मिलती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, आपके साथ लाइन में बहुत सारे लोग होंगे। तो उन लाइन को तोड़कर मुझे वो क्या मुकाम हासिल करना पड़ेगा, उन लाइन को तोड़कर भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भीड़ चाल में अगर भीड़ में चलोगे तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। भीड़ से अलग कर रखने के लिए, खुद को पहचान बनाने के लिए भीड़ से अलग काम करना पड़ता है। भीड़ से अलग काम वही होता है जो 99% लोग कर रहे होते हैं, वो मुझे नहीं करना। 99% लोग यूट्यूब, इंस्टा टाइम पास कर रहे हैं, शादी में जाना, होली खेलना,
ठीक है ना, रील बनाना, रील देखना, तो वो यही स्क्रॉल ही करते रह जाते हैं। ठीक है ना, राइट। मुझे स्क्रॉल नहीं करना, मुझे वो बनना है जो लोग मेरी वीडियो को स्क्रॉल करके देखें। मैंने जीवन में एक बात सीखी, सक्सेसफुल वही है जो कंटेंट व्यूअर नहीं होता, जो कंटेंट क्रिएटर होता है। कंटेंट क्रिएटर एक होता है, कंटेंट व्यूअर 100 होते हैं। तो बी द कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर बनो ताकि लोग तुम्हारे को सर्च करके तुम्हारी कंटेंट को क्या करें, मेरे कंटेंट को, मेरे कंटेंट को क्या करें, स्क्रॉल करें। आई विल बी द कंटेंट क्रिएटर, आई एम नॉट अ कंटेंट व्यूअर। मैं कंटेंट व्यूअर नहीं हूं। मगर मैं किसी कंटेंट को व्यू करता हूं तो इसलिए करता हूं कि जो मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा वो उसमें सहायता देगा, है कि नहीं बात। यानी अगर मैं किसी भी बड़े यूट्यूबर को कुछ अगर देख रहा हूं तो मैं इसलिए देख रहा हूं कि ये क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो मुझे उससे सीख लेना है। यानी मुझे उससे क्या लेना है, मुझे उससे एजुकेशन लेनी है कि वो वीडियो में क्या कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो आई विल बी द कंटेंट क्रिएटर, आई विल बी द कंटेंट क्रिएटर, नॉट द कंटेंट व्यूअर। जिस दिन आपने अपने आप को कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में रखा है उस दिन 100 में 100 ऑलरेडी सक्सेसफुल हो आप ऑलरेडी। मुझे देखना नहीं है, मुझे बनाने में ज्यादा फोकस करना है। तुमने 2 घंटा कंटेंट देखा है तो इसका मतलब तुम्हारे पास 4 घंटे होने चाहिए उस कंटेंट को अपने खुद के डिजाइन पे बनाने के लिए, है कि नहीं बात, राइट। तो मजा भी आए। बोलो समझ गए सर। तो जीवन में ये मुकाम हासिल करना है कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं, लोग तुम्हें सर्च करें। तो जिस दिन तुम्हें ब्लॉक करने के बजाय लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया उस दिन तुम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो और दुनिया के टॉप मोस्ट कंटेंट क्रिएटर।